तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। यहाँ पे दो शब्दों पे ध्यान देना है, परंपरा और प्रवर्तन। जब हिंदी साहित्य की अखंड परंपरा शुरू हो गई तो इसलिए यहाँ से शुक्ल जी ने परंपरा का प्रवर्तन नाम दिया है। इसमें उन्होंने प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान करके बांटा है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 तक लिया है, जिसमें प्रकरण 1 का नाम है गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय। इसके पहले हमने जो पढ़ा वो था गद्य आधुनिक काल तो शुरू किया ही था, गद्य खंड संवत 1900 से 1980, जिसमें प्रकरण 1 हमने पढ़ा और इसमें सामान्य परिचय देते हुए गद्य का विकास इन्होंने नाम दिया, किस तरीके से गद्य का विकास हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था ब्रज भाषा में क्या विकास हुआ और उसके बाद खड़ी बोली में किस तरीके से विकास हुआ। तो आदिकाल से लेकर भक्तिकाल रेतकाल में जो जो उदाहरण मिले वो दिया। उसके बाद इसी का गद्य के विकास का प्रकरण 2, जिसका नाम दिया गद्य साहित्य का आविर्भाव। इसमें हमने लगभग 7-8 लेखक पढ़े, जिनमें राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण, पंडित श्रीलाल, पंडित बंशीधर पिंकाट, नवीन जो पंजाब में थे, दयानंद सरस्वती और 8वें कवि श्रद्धाराम फुलौरी। तो इन सब के लेखकों ने क्या क्या आविर्भाव में योगदान दिया जब अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित हो गया, उस समय इन्होंने बताया शुक्ल जी ने। तो इस तरीके से इनके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। जैसे नवीन जी पंजाब में थे तो उन्होंने कितना संघर्ष किया हिंदी के लिए। हमने देखा सर सैयद अहमद ख़ान ने कितना विरोध किया हिंदी का, तो हमने वो सब देखा। इनमें इन सबको देखने के बाद ठीक इसी समय भारतेंदु जी का उदय हुआ, जब किसी को संभाल लेने की ज़रूरत थी साहित्य का जो विधान था। तो इसमें इन सब लेखकों ने काफ़ी योगदान दिया हमें इन सबको। या फ्रेडरिक पिंकार्ट जो इंग्लैंड में थे, उन्होंने बहुत योगदान दिया। उन्होंने तो बाबू नवीन चंद्र राय ने पंजाब में, पिंकार्ट साहब ने तो बहुत योगदान दिया। अंत में वो इंग्लैंड से आके लखनऊ में उनका देहांत होता है, उनका शरीर भारत में ही। इन्होंने आइन सौदागरी उर्दू में एक जो निकलता था उसका संपादन पिंकार्ट साहब करते थे, और उर्दू में था लेकिन उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के भी वो रख देते थे। इस तरह की चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। श्रद्धाराम फुलौरी, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब जिसमें भारतेंदु जी का साहित्य है, चलिए शुरू करते हैं। समय इसका 1925 से 1950 दिया गया है। प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर स्वच्छ स्वरूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। मतलब जिस तरीके ने गद्य की भाषा को परिमार्जित किया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ले आए। सिर्फ भाषा ही नहीं, साहित्य को भी नए मार्ग पर ले आए। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। तो वर्तमान हिंदी के जो प्रवर्तक हैं उसको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना, और इसीलिए इस प्रकरण 1 का नाम, प्रथम उत्थान का नाम कह सकते हैं, गद्य का प्रवर्तन रखा। याद करने के लिए कुछ तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो मुक्त कंठ से सबने स्वीकार किया। मुंशी सदाशिव की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। लल्लू लाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन तो था ही। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरा की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। तो यहाँ पे सबके बारे में एक लाइन में बता दिया कि सदासुख, शिव प्रसाद, लल्लू लाल, इन सब के भाषा में क्या विशेषता थी एक एक शब्द में, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बता रहे हैं कि भाषा का जो सबसे ज़्यादा निखरा हुआ रूप था वो भारतेंदु में ही था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रज भाषा का भी बहुत संस्कार किया।
पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। इससे बड़ा काम उन्होंने यह किया, साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। जो सबसे बड़ा काम किया कि साहित्य को नए मार्ग पे ले आए, शिक्षित जनता जो थी उसके साहचर्य में ले आए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनकी विचारधारा को बदलने में योगदान दिया। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थीं। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे और साहित्य ही पीछे पड़ा था। भक्ति, श्रृंगार आदि की पुराने ढंग की कविताएं ही होती चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थीं, पर वे देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, तो बंगाल में हो चुका था, जिसमें वो बता रहे हैं कि नाटक और उपन्यास इन दो का विकास प्रवर्तन होने लगा था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था। पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। तो यहाँ तक बता दिया कि नए नए जो विषय थे, जिसमें नाटक, निबंध, इस तरीके की जितनी विधाएं थी भारतेंदु जी के समय शुरू हुई, उसके बारे में बता रहे हैं। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृति साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप भी स्थिर हुआ। तो लक्ष्मण जी ने जो लिखा वो एक प्रकार के प्रस्ताव के रूप में था और अपनी मंजी परिष्कृत भाषा सामने लाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो फिर साहित्यिक रूप भी मिला भाषा को और जिस तरीके से स्थिर हो गया था उसमें भी काफ़ी कुछ काम होने लगा। आगे कह रहे हैं कि भाषा का स्वरूप भी स्थिर हुआ। स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना का कुछ परिमाण में हो लेती है, तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया, जिसके भीतर प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन, पंडित बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। देखिए, जब भाषा का स्वरूप स्थिर हो गया, फिर साहित्य की रचना में कई सारी रचनाएं हो ली, तो अब लेखक विशेष की क्या क्या विशेषता है उस पर भी ध्यान जाने लगा सबका और अपनी विशेषता को लेकर सब लोग रचनाएं करने लगे। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। तो उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की दूसरी। भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों की कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी है कि वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल, मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की जो प्रायः समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते। तो यहाँ पे जो एक विशेष बात थी हमने उसको देख लिया। तो कुल मिला के वो ये कहना चाहते हैं कि भारतेंदु में क्या क्या विशेषताएं थी। वो कहना चाह रहे हैं कि जब वो छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं, सरल वाक्य लिखते हैं जिसमें भावावेश ज़्यादा होता है, तो उसमें जो प्रचलित
प्रचलित अरबी फारसी शब्द हैं वो भी आ जाते हैं, मगर बहुत थोड़े से आते हैं। लेकिन जब चिंतन का जो विकास होता है, जैसे बहुत गंभीर विषय पे वो लिख रहे हैं, तो उसमें गंभीरता भी आती है, वाक्य भी लंबे होते हैं, पर अन्वय उनका जटिल नहीं होता। मतलब जो वाक्य एक साथ रखे जाते हैं जोड़ जोड़ के अन्वय, वो जटिल नहीं होता, वो बहुत ही सरल होता है। सरल शब्दों का चुनाव करते हैं ताकि गंभीरता भी बनी रहे और लोगों को आसानी से समझ में भी आए। जब वो तथ्य निरूपण करते हैं या फिर कोई सिद्धांत के कथन कहते हैं, तो संस्कृत के कुछ शब्द उसमें अवश्य दिखाई पड़ते हैं। लेकिन साथ ही इसमें ये कहे हैं कि एक बात उनके जो विशेष ध्यान देनी है, जब वो किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, तब शब्दों में जो बहुत सारे लोगों के संस्कृत में सानुप्रास, मतलब जिस तरीके से अभी तक रचनाएं हो रही थी, वैसा प्रवृत्ति हम भारतेंदु में नहीं पाते। आगे आने वाले लेखकों में मिलेगी वो सारी चीज़ें। इतनी बातें वो इनके लिए कहते हैं। अब आगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील, अतः भाषा जो है भी बहुत स्वच्छंद गति से, बोल चाल वाली भाषा जिसमें चपलता अधिक हो, भाव भंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वे कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण भी करती है। पूर्वी कहावतें होते हैं, मुहावरों की तो बौछार रहती है। पंडित जो उपाध्याय हैं बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन के लेखों में गद्य के पुराने ढंग की झलक और रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों में लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच में विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंसा और लाल का स्मरण होता था। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। आगे है बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी ही होती है जैसे खरी खरी सुनाने में काम लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल था जिसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय भी वैसा ही चल रहा था। समय के प्रतिकूल पुराने बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। तो इस तरीके से कह रहे हैं, चटपटी, तीखी, चमत्कारपूर्ण। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्रीनारायण की शैली से मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंगस्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यार शब्दों का चयन अलग अलग विशेषता रखता है। हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे शब्दों और रूपों का व्यवहार करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और जो भाषा प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत औचट में पढ़कर ही करते थे। उनकी लिखावट में उड्डीयमान, अवसाद ऐसे शब्द मिलते हैं, न औदार्य, सौकर्य और मौख्य स्वरूप। मतलब न उड्डीयमान, न ये न। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने से हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य की सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप से हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वाले जैसे अंबिका दत्त व्यास ने शास्त्रीय विषयों का व्यक्त करने में, संवाद पत्रों, राजनीतिक बातों की सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। सारांश यह है कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्यिक रूप ही नहीं, व्यवहारिक रूप भी निखरा। तो ये सारांश ध्यान रखना। धर्म संबंधी विषय पर लिखने वाले हैं। तो इस तरीके से चीजें हुई। यहाँ तक तो भाषा की शैली की बात हुई। कह रहे हैं कि यहाँ तक भाषा की शैली की बात हुई, कैसे मतलब बात लिखते थे, किसी क्या विशेषता थी। अब हम बात कर लेते हैं लेखकों के दृष्टिकोण और उनके मानसिक अवस्थान को लीजिए।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीव या जिंदा दिली। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि जिंदा दिली मतलब ऑप्शन में रहता है तो सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई ही जाती है। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। हाँ, बहुत उस समय तो बहुत ही कठिनाई थी। उनमें वह चपलता स्वच्छंदता उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखक में पाई जाती है। तो इसमें चपलता स्वच्छंदता उमंग आपको देखने को मिलेगा। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगी ने बड़े अनुरंजनकारी रूप से ग्रहण किया। आगे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय में मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहार मन में उमंग उठाते, परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले में कौतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न नहीं था। विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही नहीं पड़ता। इसलिए कल की गति देखते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो स्मरण रखने की है और आंखों में धूल नहीं झोंकती। काल की गति को वे देखते हुए सुधार के मार्ग भी उन्हें सोचते थे कि किस तरीके से सुधार लाना है। पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन की संधि स्थली जो संक्रमण काल कह सकते हैं, संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर लपेटी हुई। इस तरीके की चीजें भी देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ब्रज भाषा में लिखे गए थे उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन को छोड़कर किसी में नाटक तो जो है ना था। भारतेंदु जी ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। उसके सबसे पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे, पर वे पूरा ना हुआ। उन्होंने आगे चलकर और जो है अधिकतर नाटक लिखे। और पंडित प्रताप नारायण और बद्री नारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतेंदु के समय जो धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। पंडित रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का जैसे वीर नारी पद्मावती, कृष्ण कुमारी अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की और दिन दिन बढ़ती रही रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का भी अभाव कहा जा सकता है। एक तो अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रसार होता है। नाटक दृश्य काव्य हैं, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी फारसी कंपनियां थीं, वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थीं। तो एक रीजन ये भी था। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे। कभी कभी वे स्वयं पाठ लेते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ उसमें भारतेंदु जी ने पार्ट लिया था। यह अभिनय देखने काशी नरेश, महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे। और इसका विवरण 8 मई 1868 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूंछ जो है मुड़ाने की आज्ञा मांगना भी प्रसिद्ध ही है। तो ये पंडित शीतला प्रसाद का जो जानकी मंगल नाटक है और इसमें काशी के नरेश जो थे वो ईश्वरी नारायण सिंह जी भी आए थे। आगे है काश्मीर कुसुम, राज तरंगिणी का कुछ अंश और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर, जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र
ध्यान ले गए और उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की जो है प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण जयदेव का जीवन वृत्त भी लिखा। आगे है कि पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकल लेख और निबंध अनेक विषय भी मिलते हैं, जैसे कि राजनीति, समाज दशा, देश दशा, ऋतु छटा, पर्व त्योहार, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषय जैसे आत्मनिर्भरता, मनोयोग, कल्पना। लेखों और निबंधों की अनेक रूपता को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाज दशा, देश दशा संबंधी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश भावात्मक मिलेंगे। जीवन चरित्रों और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्ति के साथ भावना व्यंजना भी गुंफित पाई जाएगी। ऋतु छटा और पर्व त्योहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णात्मक प्रबंध सामने आते हैं। जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरल विचारखंड कुछ उक्त वैचित्र के साथ बिखरे मिलेंगे, पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएं थोड़ी बहुत लेखकों में भी पाई जाएंगी। जैसा कि कहा जा चुका है, हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल में प्रायः सब लेखकों में था। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले खूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला। क्या कह रहे हैं अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास? उसके पीछे राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, पंडित बालकृष्ण का नूतन ब्रह्मचारी तथा सौजान के एक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। उस समय तक बंग भाषा से बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन में बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा न कर सके। पर उनके समय में ही प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी। तो यहाँ पे अंग्रेजी ढंग का जो मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, उसके बाद राधा कृष्ण ने निस्सहाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, इस तरह के छोटे छोटे उपन्यास लिखे। उस समय तक बंग भाषा के बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन में बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया, पर पूरा न कर सके। पर जो है कह रहे हैं कि उसमें प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदनंतर बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। ये भी जरूरी है। संस्कृत के कादम्बरी कथा की भी उन्होंने बंगला के आधार पर लिखी। पीछे तो बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री और बाबू जो है रामकृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वो बहुत दिन तक चलती रही। इन उपन्यासों में देश के सर्व सामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे। प्रथम उत्थान का अंत होते होते अनुदित उपन्यासों का ताका बन गया, पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न हुआ। अधिकांश अनुवादक प्रायः भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बंगला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे, जैसे कांदना, शिहरना, धू धू करके आग जलना, छल छल आंसू गिरना। तो
इत्यादि। इन अनुवादों का बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हुई। तो धीरे धीरे अनुवाद करते करते आप स्वयं लिखने की जो प्रवृत्ति है वो जो है हो गई। अब आगे देखते हैं, हिंदी गद्य की सर्वतोन्मुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि 25 पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही निकली। तो यहाँ पे हम पत्र पत्रिका को देख सकते हैं। इनके नाम और दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अल्मोड़ा अखबार संवत 1928, संपादक पंडित सदानंद सलवास। ये प्रश्न पूछा गया था अभी 2026 में किसी एग्ज़ाम में, पीजीटी आई थिंक पीजीटी या फिर हायर में पूछा गया था। हाँ, हायर में पूछा गया था कि अल्मोड़ा अखबार कौन निकालता था? सदानंद सलवार। हिंदी दीप्ति प्रकाश कलकत्ता से 1929 में कार्तिक प्रसाद खत्री। और बिहार बंधु जो है संवत 1929 में केशवराम भट्ट। सदादर्श दिल्ली 1931 लाला श्रीनिवास दास। काशी पत्रिका 1933 बलदेव बीए शिक्षा संबंधी मासिक। भारत बंधु 1933 तोताराम अलीगढ़। भारत मित्र कलकत्ता संवत 1934 रुद्रदत्त। मित्र विलास लाहौर 1934 कन्हैयालाल। हिंदी प्रदीप प्रयाग 1934 पंडित बालकृष्ण भट्ट मासिक। आर्य दर्पण शाहजहांपुर मुंशी बख्तावर सिंह। सार सुधा निधि कलकत्ता सदानंद मिश्र, कई बार पूछा गया है। उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र। सज्जन कीर्ति सुधाकर वंशीधर ने जो बहुत भूमिका निभाई थी, तो इनका भी ध्यान रखना है। भारत जो है सुदशा प्रवर्तक, क्या नाम है? भारत सुदशा प्रवर्तक फर्रुखाबाद गणेश प्रसाद। आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर जो है उपाध्याय रजनी नारायण चौधरी मासिक। देश हितैषी अजमेर से, देश हितैषी। दिनकर प्रकाश रामदास वर्मा। दिवाकर जो है कलकत्ता देवी सहाय। प्रयाग समाचार देवकीनंदन त्रिपाठी। ब्राह्मण कानपुर प्रताप नारायण मिश्र, और प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से निकालते थे। शुभचिंतक जबलपुर से सीताराम। सदाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री। हिंदुस्तान रामपाल सिंह, राजा रामपाल सिंह, ठीक है। पीयूष प्रभा अंबिका दत्त व्यास। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा। भारतेंदु नाम से जो पत्रिका निकलती थी वृंदावन से निकलती थी, राधाचरण गोस्वामी जी निकालते थे। अब यहाँ हम देख लेते हैं 27वां कवि कुलकंज दिवाकर रामनाथ शुक्ल बस्ती से निकालते थे। ये हो गई इतनी सारी। इनमें से अधिकांश पत्र पत्रिकाएं तो थोड़े दिन चलकर बंद हो गईं, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित साधन और हिंदी की सेवा की, जैसे बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, दैनिक हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक जो है पत्र था, जिसमें पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कार्य किया। तो मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था जिन्हें काम किया। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी साहित्यिक पत्र थे। बहुत सुंदर मौलिक गद्य कविताएं और गद्य प्रबंध निकला करती थी। इन पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा। ब्राह्मण संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते थक कर कभी कभी पत्र से जो है चंदा तो मांगते ही थे, पर ये भी 8 मार्च 20 कुछ तो कर दक्षिणा दान। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्र के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया था। उन्होंने संवत 1928 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम से एक संवाद पत्र और प्रेम विलासनी नाम की एक पत्रिका निकाली थी, ठीक है। उस समय हिंदी संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं, पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद ने बहुत धूप दौड़ की थी। लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते थे, बहुत ज़्यादा। इतना सब करने पर उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया। संवत 1934 तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था, अतः संवत
34 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, छोटूलाल मिश्र, सदानंद मिश्र, बाबू जगन्नाथ खन्ना के उद्योग से कलकत्ता में भारत कमेटी बनी और भारत मित्र पत्र की धूमधाम से निकला, जो बहुत दिनों तक जो है एक ऊंचा स्थान ग्रहण किया। प्रारंभ में पंडित छोटूलाल मिश्र इसके संपादक थे और कभी-कभी प्रारंभ काल में छोटूलाल मिश्र इसके संपादक थे और भारतेंदु जी कभी-कभी इसमें लेख दिया करते थे। उसी समय संवत में लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र जो गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में कोई पत्र न था, केवल ज्ञान प्रदायिनी नाम से एक पत्र का उर्दू हिंदी में बाबू नवीन चंद्र राय, ये बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने भाषण में कहा भी था कि उर्दू अपनी भाषा नहीं है, अपनी भाषा पे ध्यान दें, निकलती थी, जिसने शिक्षा सुधार संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्राह्मोदत्त की बातें कहा करती थी। उसके पीछे हिंदी बांधव निकला, उसमें भी हिंदी उर्दू दोनों रहते थे, केवल हिंदी का एक पत्र नहीं था। कविवचन सुधा की मनोहर लेख शैली जो है कह सकते हैं भाषा पर मुग्ध होकर गोपीनाथ ने मित्र विलास से निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुष्ठु और ओजस्वी होती थी। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ी मार्मिक भाषा में इस पत्र में शोक पत्र जो है निकला था। तो यहाँ पे जो है मित्र विलास से निकला था, भारतेंदु के गोलोकवास पर इसमें शोक पत्र भी निकला था। तो ये ध्यान रखना है कि शोक पत्र में शोक प्रकाश किया था, मतलब कुछ निकाला रहा होगा, उनके नाम से संवत आंदोलन उठ रहा था। अब इसके उपरांत संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधा निधि 2 पत्र कलकत्ता से निकले। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में योग दिया था। पीछे काला काकर ने मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह जी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए और संवत 1940 में उन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत 1942 में यह हिंदी दैनिक के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही अर्थात मार्च सन 1884 ईस्वी में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारतीय जीवन पत्र निकाला। इस पत्र का नाम भारतेंदु ने ही किया, इसका जो नामकरण था भारतेंदु ने किया, तो ये ध्यान रखना है। काफ़ी हिंदुस्तान जो निकला था उसमें जो है अच्छे संपादक हैं। तो ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रथम उत्थान प्रकरण 2। प्रथम उत्थान का प्रकरण 1 पढ़ चुके हैं, प्रथम उत्थान का प्रकरण 2 पढ़ेंगे, जिसमें है गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। अब प्रथम कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो प्रथम उत्थान था, पर प्रथम उत्थान का जो है प्रकरण 1 था, जिसमें प्रवर्तन सामान्य परिचय दिया था। अब हम गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन पढ़ेंगे, प्रकरण 2 प्रथम उत्थान का ही। तो ये प्रथम उत्थान जो है, इसमें काफ़ी उदाहरण भी हैं और सभी लेखकों के बारे में शुक्ल जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। ये 2 पार्ट में होगा, प्रकरण 2 भाग में जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, एक में तो नहीं आएगा। फिर प्रकरण 3 ही दिया है इन्होंने, द्वितीय उत्थान दे दिया है नाम। प्रथम उत्थान का ही प्रकरण 2 था, प्रकरण नहीं चेंज किया है, प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान चेंज कर दिया है। ठीक है, गद्य साहित्य का प्रसार सामान्य परिचय दिया है प्रकरण 3। यहाँ से प्रकरण तो नहीं बदला है, बस प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान बदल दिया है। प्रकरण अब लगातार चल रहे हैं, यहाँ से प्रकरण नहीं बदलेगा, उत्थान द्वितीय उत्थान बदलेगा। तो इस जो गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन है, इसका प्रकरण 1 है और ऐसे ही चलेगा। अब गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रकरण 1, चलिए प्रकरण 2 पढ़ेंगे, इसके बाद फिर